नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार शाम राजघाट भी जाएंगे सीएम। ये उनका कार्यक्रम रहेगा। शनिवार की शाम राजघाट भी जाएंगे और इसके अलावा उत्तराखंड सदन में वो रात्रि विश्राम करेंगे। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। कश्मीर और उत्तराखंड तो ये फाइन यहाँ हो रहा है चीज, तो हमें विश्वास है कि चिनार भी। सुदीप जैन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुदीप, दिल्ली आगमन है, कोई खास वजह? आज शाम करीब 7 बजे अपने स्टेट प्लेन से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उनके साथ कुछ अफसर भी जा रहे हैं। जो भी तक जानकारी, रात के विश्राम उनका उत्तराखंड सदन में होगा और उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री के आने पर तमाम तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री दोपहर तक दिल्ली में है। इसके बाद 3 बजे के बाद वो राजघाट के निकट एक अयोध्या समिति द्वारा कोई एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वो शिरकत करेंगे। अभी तक की जानकारी के हिसाब से कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए समय लिया जा रहा है और पार्टी के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जी पूजा। अच्छा, मुलाकात हो सकती है, कुछ खास मायने तो नहीं, क्योंकि बीच में अभी चर्चा ये चल रही है कि उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ये आज जो मुलाकात होने जा रही है, इसके पीछे कहीं वो मकसद तो नहीं है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत संगठन के अंदर और गोपनीय बातें हैं, खुलकर स्पष्ट रूप से बताई नहीं जाती, लेकिन डिस्कशन दिल्ली में जारी है और इस पर मुख्यमंत्री का मंतव्य, मुख्यमंत्री की इच्छा के भी विशेष मायने होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री की पसंद के बिना नया प्रदेश अध्यक्ष बन पाना बेहद मुश्किल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विषय पर भी कोई बातचीत मुख्यमंत्री की दिल्ली में संगठन के बड़े नेताओं से हो सकती है। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोरी ब्लॉक के जखौल गांव में बिशु मेले में शामिल हुए। शुक्रवार को जखौल में मुख्यमंत्री ने सोमेश्वर देवता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी दौरान मोरी ब्लॉक के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। गृह विभाग इसके लिए समिति गठित करने के साथ ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी तैयार करेगा। इस बार आप सब लोगों ने एक मिथक तोड़ने का काम किया है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम भी आप सब लोगों ने किया है। और हमने जितने भी संकल्प लिए हैं, उन सारे संकल्पों पर हम एक एक करके काम करेंगे। हम एक एक संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने अपने घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में जिन बिंदुओं को रखा है, हम एक एक करके सारे बिंदुओं पर काम करेंगे। उसकी हमने शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, हम देश का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। देश के अंदर समान नागरिक संहिता की बात लंबे समय से चली आ रही है कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर सभी के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो उन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से कर दी है। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये बात रखी थी कि हमारी नई सरकार आएगी। नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारा प्रदेश, ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, हमारा ये देवभूमि है। हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार से, हर घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के ताऊ है, किसी के मामा है, भांजे हैं, कोई दूर के नातेदार है, रिश्तेदार है। कोई न कोई सेना के अंदर जरूर है। कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। और हमारा राज्य देवभूमि कहलाता है। ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। हमारी अपनी देखिए एक अलग प्रकार की प्राकृतिक यहाँ पर संपदाएं हैं। तो हमने कहा कि हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाला, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी मजहब का होगा, उन सभी के लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर पूरे के पूरे 13 जिलों में एक समान कानून लाएंगे।
उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच पर सीएम ने कहा कि सरकार के गठन के बाद किसी भी तरह की अनियमितता पर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। घोटालों की हर हाल में जांच होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। देखिए, हमने कहा है कि हम नई सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययिता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून उसमें अपना काम मजबूती से करेगा। देखिए, बीजेपी हाईकमान अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं बीजेपी के कई विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने तक को तैयार है। इसमें एक नाम रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी का भी है। सीएम धामी गुरुवार को रुद्रप्रयाग के दौरे पर थे। उसी दौरान बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी सीट तक छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो विधायक भरत सिंह चौधरी के आभारी हैं कि वो उनके लिए अपनी विधानसभा सीट खाली करने को तैयार हैं। वो पार्टी हाईकमान के सामने भरत सिंह चौधरी की ये इच्छा जरूर रखेंगे। इस पर आखिरी फैसला बीजेपी हाईकमान को ही लेना है। जो है एक ऐतिहासिक स्थान है, इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा। साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है, यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग, बरसीर बदाड़ी मोटर मार्ग को, इसको भी हॉट मिक्स से बनाया जाएगा। नहीं, ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है। इसको उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पिथौरागढ़ जिले की धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी कांग्रेस हाईकमान की से खासे नाराज हैं। चर्चाएं तो यहां तक की हैं कि हरीश धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट तक छोड़ सकते हैं। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए वो हरीश धामी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। चूँकि मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे विधायक साथियों ने समय समय पर इस प्रकार की बात की है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। चूँकि उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल है। 10 विधायकों की बैठक करने, पार्टी छोड़ देने से तमाम खबरें प्रायोजित हैं। करण माहरा का कहना है कि नाराज विधायकों को बातचीत के बाद मना लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग पार्टी के भीतर अभी भी माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आलाकमान को है। लगातार पोर्टल में, न्यूज़ चैनल्स में चल रहा था कि 10 विधायकों की बैठक हो रही है, नई पार्टी का गठन होगा। भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में है, हम लोकतंत्र में है, और वो हॉरिजॉन्टल और वो दोनों तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतने उठे और चले गए। तो वो मीटिंग कहीं नहीं हुई, जिसका बड़ा जोर शोर से हल्ला था कि 10 विधायक आज शामिल हो रहे हैं, शाम को होगी मीटिंग, कल को पार्टी टूट रही है। और मैं लगातार सबसे कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। कौन चलवा रहा है फिर अध्यक्ष जी? ये चीज़ें सामने आ जाएगी। हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में भी हैं। और अगर विधायक नाराज़ होते तो मेरे से बात होती। मैं सब विधायकों के टच में, और आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, कोई 10 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई, और जो नाराज़ियाँ थी उनको ठीक कर लिया गया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने अपने उसमें भी वॉल में भी लिखा था कि अगर किसी को कोई नाराज़गी है, कोई परेशानी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करें। मुझसे बात करना चाहते हैं करें, मेरे सीनियर से करना चाहते हैं करें, अगर वो हाईकमान से बात करना चाहते हैं करें। लेकिन उसके बाद मैं साफ स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के। सुदीप जैन मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी। सुदीप, एक तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरें और उन खबरों को खारिज कर रहे हैं मारा, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रायोजित खबरें थी, सब कुछ ठीक है, नाउ ऑल इज वेल। तो कुछ देखिए, करण माहरा बहुत अनुभवी नेता है, ब्लॉक प्रमुख से लेकर 2-2 बार के विधायक रहे। मौजूदा चुनाव में वो हार गए, ये वक्त की बात है, और सही भी है कि वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार कांग्रेस में विशेषकर यशपाल आर ने जिस तरह बयान दिया कि नाराजगी करने वाले थोड़ा दूसरे संगठनों से अनुशासन सीखें, और आज करण माहरा ने जो इशारा किया वो सीधे तौर पर बताता है कि मीडिया में खुलकर प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाने वाले,
संगठन को कोसने वाले, पार्टी को गाली देने वालों की अब जगह नहीं है। महारा ने यह भी साफ किया है कि संगठन की जो नई टीम होगी वो जन जन तक, घर घर तक जाने वाली होगी। ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर मीडिया से बातचीत करने वाले ही लोगों को मौका मिले। करण मेहरा ने यह भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत जल्द बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सीनियर नेता एक मंच पर बैठकर बात करेंगे और निर्णय लेंगे कि ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ा मैसेज करण मेहरा ने दिया है कि भले ही पार्टी के विधायक कम हो, वो विपक्ष में हो, लेकिन उसका मनोबल, पार्टी लाइन और संगठन का जो उनका तौर तरीका है उसमें से कहीं भी छेड़छाड़ और अनुशासनहीनता को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये जो बात कही गई कि जो भी अब इस तरीके की हरकतें करेगा उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, तो जिन विधायकों ने ये जो खबरें हैं वो प्रवाहित की कि साहब कांग्रेस के अंदर अब कई सारे ऐसे विधायक हैं जो जा सकते हैं, क्या उनको चुन लिया गया है और उनके खिलाफ भी कोई एक्शन की गुंजाइश है? और अगर एक्शन होगा तो क्या कुछ एक्शन रहेगा? देखिए, बिल्कुल आला कमान ने वो सारे इंटरव्यू, सारी बाइटें देखी हैं। ऐसा करण मेहरा ने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया है कि और जो लोग पार्टी विरोध बयानबाजी में थे और उनको लगता था बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं, खुद को गेम चेंजर साबित कर देंगे, असल में अब वो खुद फंस चुके हैं और वो समझ नहीं पाए कि एक ये ट्रैप था, उस ट्रैप में उन्हें फंसाया गया और वो फंस गए। मेहरा कहते हैं, बताइए आखिर 10 विधायकों की बैठक कहाँ हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ, मुझे तो पता नहीं चला, और बैठक हुई कहाँ, कौन किससे मिला, कोई फोटो दिखा दीजिए। तो मेहरा कॉन्फिडेंट है, उन्हें लगता है कि वो विपक्ष में जरूर है, प्रदेश अध्यक्ष का उनको तख्त-ओ-ताज मिला है, लेकिन वो उसको बहुत सलीके से, बहुत तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि पार्टी का अनुशासन, पार्टी की गरिमा बनी रहे और बरकरार रहे। चलिए, आपके पास फिर वापस लौटेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। देखिए, कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, वो बिल्कुल एक्शन मोड में हैं। बयानवीरों और पार्टी के खिलाफ बीते दिनों झंडा बुलंद करने वालों पर सख्ती दिखाते उन्होंने कहा कि जल्द ही वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर कार्रवाई को लेकर फैसला भी लिया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि फैसला लिया जाएगा और आला कमान के सम्मुख ये बात रखी जाएगी कि कौन कौन से वो नेता हैं, कौन कौन से वो लोग हैं। और उसी को लेकर सुदीप से हम अभी बात भी कर रहे थे कि जो आला कमान है, अगर वहां तक ये बात पहुंचाई जाएगी तो फिर आखिरकार एक्शन क्या कुछ रहेगा, किसने क्या बयान दिए हैं, क्या किया जा रहा है, उसके बाद एक सीनियर्स की एक मीटिंग ली जाएगी। उस मीटिंग में निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना है। ठीक है, किसने क्या बयान दिए हैं, क्या किया। उत्तराखंड बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी है। खतरे में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की कुर्सी। अगले कुछ दिनों में बड़ा फैसला होगा। सीएम के दिल्ली दौरा से बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज कराने के बाद बीजेपी का फोकस अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बीजेपी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। सीएम के आज होने वाले दिल्ली दौरे से इस बात की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बीच अब बीजेपी में भी बदलाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हारी हुई 23 सीटों पर भाजपा हाईकमान ने अपनी रिपोर्ट भी बनाई है, जिसके बाद बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव के बाद से ही बीजेपी में अंदर खाने मदन कौशिक के खिलाफ लगातार एक गुट दबाव बनाने में जुटा हुआ है। बीजेपी में विधानसभा चुनाव में 6 से ज्यादा विधायकों ने भीतरघात का आरोप लगाया था, जो कि संगठन पर सीधा आरोप लगा चुके हैं। पार्टी ने 23 ऐसी सीटों पर समीक्षा भी कराई जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों पर भीतरघात की सबसे ज्यादा कंप्लेन आई, जिसके बाद संगठन पर सवाल खड़े हुए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी आरोप लगे, जो कि सबसे गंभीर माने गए। ऐसे में मदन कौशिक की कुर्सी भी खतरे में है। चुनाव परिणाम में भी मदन कौशिक अपनी सीट तो बचा ले आए, लेकिन हरिद्वार जिले में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। इस वजह से मदन कौशिक का नाम मंत्रिमंडल की सूची से बाहर हो गया और अब उनके अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में है। सुदीप लगातार बने हुए हैं। सुदीप, लगता है कि बीजेपी की सरकार भले ही हो, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष के अच्छे दिन अब खत्म हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही है। पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल होना तय है। हमने चुनाव में भी देखा, बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी संगठन के कुछ विषयों पर नाराज भी हुए, पर वो चुनाव का वक्त था तो सबने खामोशी ओढ़कर सीधे तौर पर चुनाव में मजबूती से तैयारी करने, चुनाव लड़ने की तैयारी की। अब ऐसी चर्चाओं को और भी बल मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में काफी सक्रिय बताए जा रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन में बड़े पदों पर फेरबदल लगभग तय है। इसकी वजह एक तो विधायकों का आरोप भी और दूसरी बात चुनाव हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मदन कौशिक को लाया गया था मंत्रियों से हटाकर, क्योंकि कुमाऊं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं, वो ठाकुर हैं और ये गढ़वाल से ब्राह्मण है। तो इस सारी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इस सारी नापतोल के आधार पर नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि संगठन पर इस पर हाई लेवल में दिल्ली में एक बैठक भी हो सकती है अगले 2 दिन में, जिसमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे।
तो कौन चेहरा हो सकता है? जाहिर सी बात है चर्चा इस बात को लेकर भी होने लगी होगी। कौन कौन से वो नाम हैं जिनका फिलहाल जिक्र हो रहा है? सुदीप जी देखिए, प्रमुख नामों के तौर पर बात करें तो महेंद्र भट्ट हैं, ये बद्रीनाथ से चुनाव हारे थे, ये गढ़वाल से हैं और ये ब्राह्मण चेहरा है। इसी प्रकार से हरिद्वार जिले देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट से विनोद चमोली का नाम है। और एक और सबसे बड़ा नाम ज्योति प्रसाद गैरोला का है, जो कि माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी संगठन के बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने कई चुनाव को लड़वाया है। संगठन की रणनीति व पार्टी स्ट्रेटजी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनका नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि पार्टी आलाकमान को विशेषकर दिल्ली को भी अंतिम निर्णय लेना है। देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, नए प्रदेश अध्यक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हामी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जिस नाम पर धामी की हामी होगी वो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास में बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। इस बीच देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में सियासी उठापटक चल रही है और इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर हरीश रावत ने कहा कि उनसे सवाल पूछना स्वाभाविक है। वो उत्तराखंड विधानसभा में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए और अगर नेता उन पर जुबानी हमले नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि अप्रत्याशित हार से पार्टी में थोड़ी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इससे कांग्रेस के शुभचिंतकों को कोई लाभ नहीं होगा। समझता हूँ कि भाजपा गलत परंपराएं नहीं डालेगी, अपने ही विधायक से इस्तीफा करवाएगी और मुख्यमंत्री लड़ें। अच्छी बात है, अब लड़ना ही है उनको मुख्यमंत्री को चुनाव। एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे? किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जैसे उम्मीदें होती। सर, सबके लिए दुश्मन आप ही क्यों बने? हरीश रावत जी क्यों बने सबके लिए दुश्मन? मैं नहीं समझता कोई मुझे दुश्मन समझ रहा है, लेकिन यदि कोई है तो मैं समझता हूँ आप जैसे मित्र उसको सही राय। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी में कुछ लोग और विधायक की जो नाराजगी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। यशपाल आर्य ने अपने नेताओं और विधायकों को प्रशासन की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें दूसरे दलों से भी कुछ सीखना चाहिए। यशपाल आर्य ने कहा कि 18 अप्रैल को विधानमंडल दल की बैठक में सब पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आगे कहा कि बीजेपी में स्वागत तो सबका है लेकिन सम्मान नहीं, और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष का रोल अदा करेगी और पूरी पार्टी एकजुटता के साथ में आगे बढ़ेगी। भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस पावन जयंती पर हम सब उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। भारत के संविधान की जिन्होंने संरचना की और जिन्होंने भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए, समता का अधिकार दिया और हर वर्ग हर जाति सबको एक नई दिशा देने का काम किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए जो उनका मार्गदर्शन है, जो उनके विचार हैं, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला और पार्टी को डूबता हुआ जहाज तक बताया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताया। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, ये कहते उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों कांग्रेस में रहेंगे पार्टी अपने आप समाप्त होती रहेगी। गणेश जोशी यही नहीं रुके बल्कि कहा कि कांग्रेस में 1 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, जिसके बाद पार्टी में गुटबाजी के साथ साथ इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ता जा रहा है क्योंकि पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उसके बाद से इस्तीफों का दौर चल रहा है।
कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहां से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहां से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी का नेता है। अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, नड्डा जी जैसे हमारे नेता हैं, और यहाँ की कमान पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा ने संभाली है, जिसने 6 महीने के अंदर एक संदेश दिया है, जिसका प्रतिबंध है कि आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आई हैं। देखिए, कांग्रेस एक चंपावत के टनकपुर मेन बाजार में पेड़ के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गौरतलब है कि गुरुवार रात तेज हवाओं के चलते टनकपुर रेलवे स्टेशन रोड पर एक पेड़ धराशायी हो गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। पेड़ की चपेट में आने से बरेली निवासी मोहित कश्यप और पीलीभीत निवासी मोहम्मद उमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। पौड़ी के सिद्धपीठ डांडा नागराजा मंदिर में कंडार मेले का आयोजन हुआ। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कोरोना के चलते 2 साल से मेला लगा नहीं था। मंदिर समिति के अध्यक्ष कमलेश चमौली ने कहा कि हर साल मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ मंदिर परिसर के बाहर भव्य भंडारे का भी आयोजन होता है। डांडा का ऐतिहासिक मेला कोरोना के कारण 2 साल से स्थगित था, और जैसा कि समिति को उम्मीद थी इस वर्ष मेले में 14 और 15 तारीख को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी, तो उस अनुसार कल भी हमने देखा कि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे कल यहाँ दर्शन करके गए। समिति ने इसकी रूपरेखा जो हमारी इस वर्ष के पहले हफ्ते के संडे इतवार में मीटिंग हुई थी समिति के सदस्यों की, कार्यकारिणी की, उसमें साफ़ सफाई मंदिर परिसर की सारी, और यहाँ का जो रंग रोगन था, पुताई का, आपका पानी की समुचित व्यवस्था, ये समिति द्वारा पिछली मीटिंग में निर्णय ले लिया गया था और उसके अनुसार कार्य किया गया। समुचित व्यवस्था पूरी होगी। यहाँ पर लोक गायक मुकेश कटैत जो निरंतर 11 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे आज सुबह से 9 बजे से उनकी भजन संध्या का जो कार्यक्रम है भजन का, वो शुरू हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री ने ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी और शुभकामनाएं दी। शिष्टाचार भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को पौधा भेंट किया। इस दौरान अवसर पर दोनों के बीच उत्तराखंड राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। नई टिहरी फायर स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीद फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक एसपी बलूनी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है और इसमें पूरे वर्ष में अग्निशमन का कार्य करते हुए फायर सर्विस के जो कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद, उनका स्मरण किया जाता है। और साथ में इसमें एक अवेयरनेस की ड्राइव चलाई जाती है पूरे वीक में अग्निशमन से संबंधित, और ये आज से शुरू हो रहा है और उसका ये फ्लैग ऑफ हुआ है, वो कार्रवाई हुई है। 14 से 20 द्वितीय केदार भगवान महादेश्वर के कपाट 19 मार्च को सुबह 11 बजे खुलेंगे। 15 मई को देवडोली पंचकेदार ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ परिसर में स्थापित होगी, जबकि 17 मई को डोली रांसी के लिए प्रस्थान करेगी। 18 मई को प्रवास करेगी फिर गुंडार में, और 19 मई को सुबह 11 बजे मदमहेश्वर धाम के कपाट खुल जाएंगे। गुरुवार को बैसाखी के शुभ मौके पर पंचकेदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पंचांग गणना के बाद विधि विधान से कपाट खुलने की तिथि तय हो गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के आधार शिविर गौरीकुंड स्थित मां गौरी मंदिर के कपाट विधि विधान से खुल गए।
गौरी गांव से मां गौरी की डोली को गौरीकुंड लाया गया, जहां पर पूजा अर्चना के बाद ही कपाट खोले गए और मां गौरी की डोली को मंदिर में विराजमान किया गया। अब 6 माह तक मां गौरी के दर्शन भक्त यहीं पर कर पाएंगे। गौरी मंदिर के कपाट खुलने से स्थानीय व्यापारियों में भी खासा उत्साह है। 2 साल तक कोरोना महामारी के चलते केदार यात्रा पर बुरा असर देखने को मिला, जिससे लोगों को इस बार की यात्रा से खासी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार की यात्रा बेहद सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा। आज बैसाखी के शुभ पावन पर्व पर गौरी माता के कपाट खुल चुके हैं। आगे 6 महीने तक गौरी माता की पूजा अर्चना यहीं बाजार में स्थित गौरी माई मंदिर में पूर्ण की जाएगी। और वहीं जिला मुख्यालय नैनीताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीडी पांडे अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन का वर्चुअल शुभारंभ किया। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने फीता काटकर सिटी स्कैन मशीन का अवलोकन किया, जिसके बाद जिला अस्पताल में मरीजों को सिटी स्कैन की सुविधा मिल पाएगी। अल्ट्रासाउंड समेत आईसीयू की सुविधाएं भी मिलेंगी। बता दें कि बीडी पांडे अस्पताल में पिछले 1.5 साल से मरीजों के लिए सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है लगातार। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कुछ दिन पहले हम लोगों की 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है और उसमें उनका निर्देश भी हैं और एजेंडा भी है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन लगेंगे और जहाँ पर हमारे CSC लेवल पे जहाँ पर एक्सरे मशीन्स हैं वहाँ एक्सरे मशीन्स लगेंगे, वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियंस दिए जाएंगे। तो ये एक एजेंडा में ही है। तो और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यदि स्पेशलिस्ट कम हैं तो वो स्पेशलिस्ट भी दे दिए जाएंगे। और रही जैसे स्पेशलिस्ट की बात है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो मानूंगी जैसे ENT सर्जन है उसकी कमी है, तो वो हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि हम आगामी 6-7 महीने में स्पेशलिस्ट को एक अलग से हम लोग पग देते हुए उनको डिप्यूट करें। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।